आपने अभी इजराइल का नाम लिया। इजराइल और जो फ़िलिस्तीन और जो गाज़ा की बात की जाती है, एक बतौर हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर और एक बतौर जी मनुष्यता के दायरे में सोचने वाले व्यक्ति के तौर पर आप क्या महसूस करती हैं कि भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए या फ़िलिस्तीन के साथ? क्योंकि भारत का रिश्ता फ़िलिस्तीनियों के साथ बेहतर रहा है, गाज़ा के साथ बेहतर रहा है, और हाँ हमारी ये नीति रही है, हमारी ये दृष्टि रही है कि हम कमज़ोरों के पक्ष में खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको एक बतौर नागरिक लगता है कि भारत को इजराइल और फ़िलिस्तीन में से किसको चुनना चाहिए? देखिए मैं अगर अपनी बात बाद में कहूँ, हाँ हमारे देश में जो नायक कहे जाते हैं, हाँ जो चाहे गांधी जी हो, है ना, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे बाद में लोहिया जी आए, और चाहे लालू जी सदन में पहुँचे, चाहे नेताजी मुलायम सिंह सदन में पहुँचे, और इनफैक्ट मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कोट करूँगी, वो तो बीजेपी से थे जी, मैं उनको भी कोट करूँगी। इन लोग का हमेशा स्टैंड रहा है कि इस देश में या देश के बाहर, इस पृथ्वी पे हमारी जो मानवता कहती है, हमारी जो संस्कृति कहती है, जो प्रिंसिपल कहता है, जो संविधान कहता है, वो यह कहता है कि आप हमेशा कमज़ोर वर्ग के साथ खड़े हो। जब गाजा में, फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बम फेंके जा रहे हैं, घर के घर तबाह किए जा रहे हैं, तो ऐसे समय पे जो क्रूएल्टी कर रहा है, हम उस इजराइल के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं खड़े हुए। यहाँ पर इनफैक्ट इस देश में भी, इस भारत में भी, जब कोई तानाशाह सरकार बनी, आप इमरजेंसी की बात कर लीजिए या अभी की बात कर लीजिए, जब कोई डिक्टेटरशिप रोल में आ जाता है, तो इस देश का विपक्ष हो, इस देश का मीडिया हो, और इस देश का जो आम नागरिक हो, सिविल सोसाइटी हो, कोई भी हो, हमेशा उस तानाशाह के खिलाफ खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज के समय पर देखिए तो ऐसा लगता है कि जो 4 पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का, मीडिया उसमें से गायब है, रीढ़ विहीन हो चुकी है मीडिया। पर ये मीडिया जो इतना संवेदनहीन है कि वो गाज़ा के बच्चों को, भूख से मरते हुए बच्चों की, या बम से मारे जा रहे बच्चे, या बारूद से मारे जा रहे बच्चों का दृश्य क्यों नहीं दिखता भारत की मीडिया को? क्या आपको लगता है कि किसी भी देश का मीडिया इतनी क्रूरता की हदें पार कर देगा कि इजराइल के पक्ष में लगातार बोलेगा, और भारत में जो सवाल उठाएगा उस पर उसको देशद्रोही बताएगा, उसको बोलेगा कि ये गाज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ है तो आतंकवादियों के साथ है? सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जैसा कि आपने कहा कि भूख से मारे जा रहे हैं बच्चे, हाँ, और इतनी क्रूएलिटी कि आप उनके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे हैं। ये खड़े हो जाएंगे जिस दिन ना, इनको भी मालूम है कि इनके बच्चे भूख से मारे जाएंगे। कारण यह है कि आज जो भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो भी कोई कुछ बोलता है, यूपीए लगा दो, एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, नौकरी हटवा दो, सस्पेंड कर दो, तमाम जो ये तरकीबें इन्होंने निकाली हैं, जिस दिन कोई भी अपनी रीढ़ करके आपको लगता है कि इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ और जो बच्चे मारे जा रहे हैं गाजा फिलिस्तीन में, उनके सपोर्ट में बोलने लगेंगे ना, इनका भी रोजी रोजगार छीन लिया जाएगा। कई सारे मीडिया तो अडानी ग्रुप के अंदर अब तो आ गई हैं, इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इनके भी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है मनी के द्वारा, मनी इन्फ्लुएंस के द्वारा। आप तो देखते होंगे कि ऐसे अगर आप शाम में टेलीविज़न डिबेट ओपन कर लीजिए, 5 बजे से लगभग शुरू हो जाता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो एक जो वर्ग जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, आप देखेंगे सबका टॉपिक एक ही होता है ना? कहीं ऑफिस से आता है कुछ, हाँ, सबका टॉपिक एक ही होता है, सबका सवाल एक ही होता है, और सबका जो प्लान होता है पूरा ना, वो एक ही होता है। और उसी में वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम पर। ये वरिष्ठ पत्रकार कौन है? कुछ कभी आपकी भिड़ंत हुई किसी वरिष्ठ पत्रकार से जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? देखिए, नाम लेकर, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम लेकर मैं आपके चैनल पे उनको प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे संघ से भरे जाते हैं लोग, जातिवादी लोग, मनुवादी लोग और समर लोग। बस इतना कह रही हूँ। ये जितने भी वरिष्ठ पत्रकार होते हैं ना, सबकी जाति एक ही है, सबकी जाति एक ही है। और ये जितने भी
पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं ना, हाँ। सबकी जाति एक ही होती है। और कहाँ से आते हैं बता देते हैं आपको, संघ से सीधे भरे जाते हैं ये लो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इनको बैठाओ, ये लो इनको जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठाओ, ये लो इनको डेटा एनालिस्ट के तौर पर बैठाओ, समझे। तो वहाँ से तय हो रहा है कौन पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा, कौन डेटा एनालिस्ट होगा, कौन वरिष्ठ पत्रकार होगा। और सब के सब एक ही जाति के, जातिवादी। और कभी कभी कुछ कुछ चैनल हैं जो थोड़ा शर्म कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए एक आग जो है इधर से भी बैठा लेते हैं। लेकिन जो इधर से भी बैठाते हैं ना, वो भी उसी जाति के होते हैं। अच्छा, जाति एक ही रहेगी। तो इधर वाले भी वही हैं, उधर वाले भी वही हैं। तो एक बात बताइए, इतने साल से सत्ता में रूल किसने किया? इतने साल से मंडल कमीशन आने के बाद, नेताजी के आने के बाद, बहन जी के आने के बाद, लालू जी के आने के बाद, शरद जी के आने के बाद, तो ये परिवर्तन हुआ ना कि आज परमिंदर जी पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं परमिंदर जी के चैनल पे बैठी हुई हूँ। नहीं तो यहाँ पर कोई वरिष्ठ पत्रकार होते हैं और यहाँ पर कोई वरिष्ठ एनालिस्ट होती और दोनों की जाति एक ही होती, इस तरह से। तो वही मैं कह रही हूँ कि एक परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन के बाद भी अभी जो वो संस्थान है मीडिया ना, उसमें एंकर भी वही हैं, उसमें वरिष्ठ पत्रकार भी वही हैं, उसमें खासकर बीजेपी से आने वाले उसमें सारे प्रवक्ता भी लगभग वही हैं। तो इस तरीके से जो है अभी सिस्टम उन्हीं का है। हम लोग इस सिस्टम में इनक्रोच कर रहे हैं। 2 मिनट के टाइम पे आपको, कंचना जी, आपको 30 सेकंड दिया जाता है, आप अपनी बातों को कंप्लीट करें। 30 सेकंड तो मुझे सांस लेने में लग जाएगी। 30 सेकंड आपको दिया जा रहा, आप बात अपनी खत्म करें। तो ऐसे होता है। 30 सेकंड में मैं 20 सेकंड बोली, अरे आपको तो बांग्लादेश पे सवाल पूछा गया था, आपने बांग्लादेश पे जवाब नहीं दिया। अरे भाई साहब, मेरा 20 सेकंड अभी बाकी है उसमें बोल दूंगी, पहले ही रोक देंगे। अरे फिर माहौल बनाएंगे, देखिए इनके पास घुसपैठियों को लेकर कोई जवाब नहीं, मुझे जवाब देने दो तब ना जवाब है भाई। आप नाम नहीं ले रही, मैं नाम ले रहा हूँ। एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो सारी महिलाओं को या जो भी पुरुष एंकर हैं, मतलब पुरुष प्रवक्ता हैं अदर पार्टियों के, सबको वो जातिवादी बोलते हैं। बिल्कुल। एक है, मैं कुछ वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पर, मतलब ये हल्का सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बोला है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में बोला है, कैसे बना है, धरती कैसे बनी है। तो किसी ने बहुत सारी चीज़ों पे लोग फैक्ट चेक करते हैं और ये बताते हैं कि वो हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। आपको भी लगा कभी सामने, क्योंकि अभी मैंने वीडियो उनके साथ आपका देखा है। अरे मैं परमिंदर जी आपको बता नहीं सकती हूँ झूठ बोलते हैं कितने कॉन्फिडेंस से। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि उन्होंने क्या है कि दोहा चौपाई रामचरितमानस इधर उधर से उठा के 2-4 रट लिया है, ठीक है। अटल बिहारी की कविताएं, हाँ वो रट लिए हैं, वही सारे 2-4 लाइनें रट लिए हैं। फिर वही टेलीविजन पे बैठते हैं, मीडिया कहती है देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या आरजेडी के प्रवक्ता को धो दिया। कैसे धो दिया भाई? मैं धो दी, ठीक है। उनका थंबनेल देखा करिए आप। वीडियो तो आ जाए किसी भी तरह, थंबनेल देखा करिए। एंकर ने लगाया आरजेडी प्रवक्ता की क्लास। कैसे भाई? क्लास तो मैंने लगाई आपकी ठीक है। एंकर ने बोलती बंद कर दी, बोलती तो मैंने बंद की थी। तो ये जो थंबनेल का ये कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस चैनल पे मैं गई, मैंने अपनी बात रखा, सवाल पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी इन्होंने मुझे ही क्लास लगा दिया। तो इस तरह से होता है। फिर अभी मैंने क्या शुरू किया है कि मैं अपना क्लिप कट करके जहाँ मैं बोल रही हूँ, जहाँ उनका सवाल है, मैं खुद अगर मान लीजिए मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। कल एक एंकर का मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कोट रिट्वीट करके मेरे चैनल पे ट्विटर पे लिखा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मेरे प्रश्नों को हटाकर सिर्फ अपना ही जवाब दिया जा रहा है। मैंने उनको रिट्वीट किया। मैंने बोला अमीश देवगन तो नहीं, एक मोहतरमा थी। मैंने उनको बोला खामोखा आप मेरी सस्ती लोकप्रियता को आप बढ़ा रही हैं अपनी टिप्पणी करके। क्यों बढ़ा रही हैं? आप मत टिप्पणी करिए, मेरी सस्ती लोकप्रियता बढ़ जाएगी। और रही बात कि मैं आपका सवाल भी डाल दे रही हूँ भाई, तो आपके जो थंबनेल पे ये है ना, आपने मेरी क्लास लगाई, आपने मेरी ये कर दी, आपने मेरी वट लगा दी, आपने मेरी हेकड़ी निकाल दी, ये सब किस लोकप्रियता के लिए है भाई? तो इस तरीके से ना ये समझिए कि 1 घंटे का अगर डिबेट है तो एक प्रवक्ता को मुश्किल से 2 मिनट मिलेगा 1 घंटे के डिबेट में। अपोजिशन के प्रवक्ता को मैं बोल रही हूँ 2 मिनट में 10 बार एंकर खुद इंटरप्ट करेगा और फिर कहेगा देखिए इनके पास जवाब ही नहीं है।
फिर मैं ऐसे चैनलों को जो बीच में करते थे मैंने बायकॉट करना शुरू कर दिया। फ़ोन करिए मैं जुड़ूंगी ही नहीं। फिर नहीं मैडम आप जुड़िए, आपको हम प्रॉपर टाइम देंगे, आपको हम इंश्योर करेंगे आपको प्रॉपर टाइम मिले। तो हमने सीधे बोला भैया देखो हमको नेम फेम का और इस तुम्हारे चैनल पे बैठ कर जो है हमको फेम नहीं चाहिए, हम अपनी पार्टी की वकालत करने आ रहे हैं। अगर हम आ रहे हैं सिर्फ आ रहे हैं तो तुम्हें इंश्योर करना है कि उतना टाइम मुझे मिले जितना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मिले, अदरवाइज फिर मैं नहीं आऊँगी, मुझे कोई आने की ज़रूरत नहीं है जी। तब अभी जो है थोड़े जो है कि नहीं इनको भाई टाइम दो, नहीं तो ये बीच डिबेट में छोड़ कर चले जाएंगे। और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कि आपका शो ख़राब हो रहा है कि नहीं ख़राब हो रहा है। मेरा 1 घंटे का टाइम जा रहा है, मुझे 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में 3 घंटे का आप पे करोगे क्या? करोगे नहीं करोगे ना। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने पार्टी के, आई डिजर्व प्रॉपर टाइम। नहीं, ये जब आप मीडिया के बारे में देखिए, हम बातचीत मीडिया के बारे में कर रहे हैं, तो सबसे जो मेरा एक सवाल है, मतलब नाम लेके मैं पूछ लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बात हवा में की जाए। मैं इधर देखता हूँ तो रवीश कुमार हैं, ठीक है, उनकी भी जाति का क्या है, किस लोकेशन से आते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इधर आप आएंगी तो पूर्ण प्रसून वाजपेयी हैं, अभिषार शर्मा हैं, साक्षी जोशी हैं, कोई सिंह भी हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं तो इधर फलाने पांडे हैं, तो फलाने द्विवेदी हैं। तो ये मीडिया में एक ही जाति समुदाय के लोग क्यों हैं? अंजना कश्यप हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं। मेरा ये सवाल कंचना जी है कि आप लोग डिबेट में जाते हैं, सारे लोग जाते हैं डिबेट, जो विपक्ष के लोग हैं, कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि एक ही जाति का एंकर क्यों है हर चैनल पर? नहीं, देखिए ये सवाल, इस सवाल का जवाब के लिए बहुत गहराई में एक तो जानना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल हम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये सवाल हम नहीं करते। पहली बात, इस पे भी 2 भाग करके देखना पड़ेगा, बिफोर मंडल कमीशन एंड आफ्टर मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन जो आया है उसको लोग बस यहाँ तक सीमित कर दिए हैं कि अरे इनको सरकारी नौकरी मिल गई, अरे इनको तो यहाँ पर इनका एडमिशन हो गया। यहीं तक सीमित नहीं करना है मंडल कमीशन के इफेक्ट को। यह भी कहना है कि ठीक है मंडल कमीशन से आरक्षण मिला, आगे बढ़े, पुश मिला एक, तो उसमें कितने परमिंदर अंबर निकले जो अपना चैनल खुद चला रहे हो, राइट। उसमें कितने लॉयर निकले जो कि अपने समाज को, परेशानियों को, हर एक समस्याओं को लेकर डिफेंड कर रहे हो कोर्ट में। मैं जवाब दे रही हूँ। तो जैसे ही इनको लगा कि ये तो जो हमारा सिस्टम बना था जिसमें हम सारे अपर कास्ट के लोग बैठे हुए थे, ये तो मंडल कमीशन की वजह से हिल जाएगा। बच्चे पढ़ने लगे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल खुलने लगे हैं, अब तो एंकर बन जाएंगे, अब तो हमारी जगह लेकर चले जाएंगे। सबसे पहले यही मीडिया वाले, यही एंकर ओबीसी आरक्षण को गाली देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी का खतरा होता है। वो तो कुर्सी अलग बात है कि पॉलिटिकल कुर्सी, उसकी लड़ाई अलग है, लेकिन ये जो एंकर लड़ते हैं ना, ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं। भाजपा का समर्थन ये लोग करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और मैं किसी, शायद उर्मिलेश जी को मैं सुन रही थी एक बार, उर्मिलेश जी ने कहा, या किसी वरिष्ठ पत्रकार को ही, तो उन्होंने कहा कि उनसे कोई सवाल पूछा कि ये क्यों अचानक से मोदी के आते ही ये लोग अपनी जातिवादी रवैये को इस तरह से खुल के और आइडियोलॉजी को खुलकर दिखाने लगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि खुलकर दिखाने लगे वो अलग बात है, ये लोग अंदर से वही थे, हमेशा से वही थे। इनको एक मोदी जी के आने से शरण मिल गया। ये सब इनके जो अंदर आइडियोलॉजी भरी हुई थी ना, वो अपने आप निकल गई बाहर। कुछ तो डर के मारे कर रहे हैं, कुछ तो वैसे ही हैं। वो तो लाज और डर और पत्रकारिता धर्म और ये सब लेकर थोड़ा बहुत दिखा देते थे, पहले दिखा देते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये अपने असली अवतार में उतर गए। ये सब वही हैं, ये सब के सब सारे एंकर जो बैठे हुए हैं सब एक ही जाति के मिलेंगे आपको, सब के सब जातिवादी हैं, सब के सब मनुवादी हैं। और एंकर जो लड़ते हैं हम सब से ना, एंकर जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं ना, एंकर जो जहर फैलाते हैं कि आरक्षण से मेरिट और ये सब ना, दरअसल उनको अपनी कुर्सी का डर है। उनको मालूम है कि कल का एक ओबीसी एंकर बन सकता है, कल को एक एससी एंकर बन सकता है, एसटी एंकर बन सकता है। और आप यह भी जान लो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम से ओबीसी एससी एंकर रहे ही नहीं, 1-2 आए हुए थे। मैं नाम क्या लूँ उनको, एक जाट थे समाज से, है ना, और एक और ऐसे ओबीसी से थे,
उनको इस तरह से खत्म कर दिया गया। बड़े चैनल पे थे, ब्लैक एंड व्हाइट चलाते थे, समझ गए ना, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट अब चलाती हैं हाँ मैडम, अंजना कश्यप जी चलाती है। हाँ, उनको हटा के कहाँ कर दिया गया, डीडी न्यूज़ पे। डीडी न्यूज़ कितने लोग देखते हैं? हाँ, कहने को ऑडियंस जैसा ये क्लेम करते हैं आज तक की ज़्यादा है, डीडी न्यूज़ कम लोग देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट चलाते थे वो, हाँ, उनको उठाकर डीडी न्यूज़ में कर दिया गया। ब्लैक एंड व्हाइट जो है अंजना कश्यप चलाती हैं, है ना। और ऐसे ही एक जी न्यूज़ में प्रवक्ता थे जो बहुत बदनाम हुए, शराब वराब पी के गिर जाते हैं, राइट। आपकी बड़ी बहस हुई थी, मेरी बहस हुई थी, चौरसिया कहाँ गए हो? चौरसिया भी ओबीसी समाज से आते हैं, खत्म कर दिए गए सिस्टम से। ये लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए मोदी भक्ति मोदी भक्ति मोदी भक्ति करते रहे, कितना भी कर लीजिए मोदी भक्ति, लेकिन ये जो जातिवादी सिस्टम है ना, आप भक्ति कर लीजिए लेकिन जातिवादी सिस्टम आपको बाहर कर देगी। इन दोनों को बाहर कर दिया तो गया। दीपक चौरसिया जी पी कर बैठते हैं, आप बोलेंगे तो नाराज नहीं होंगे, सुनेंगे तो? देखिए ये तो पूरा देश ने देखा हुआ है, ये तो पूरा देश ने देखा हुआ है कि स्टूडियो में अपने डिबेट करते करते गिर गए थे। ये तभी से तो उस चैनल से निकाल दिया गया था, फिर दूसरे चैनल में गए, फिर वहां से निकाल दिया गया, है ना, फिर किसी शो में गए। हाँ, कुछ कर रहे हैं हाँ, अभी अपना किसी और चैनल पे बैठे हुए। एक दिन तो मैं जुड़ी थी, कोई छोटा सा चैनल है, स्टेट चैनल कोई है, उसमें कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ परमिंदर जी, कहने का तात्पर्य यह है कि दो चीजें हैं, एक तो आप मोदी भक्ति करो, दूसरा जो है कितना भी कर लो, लेकिन ये सिस्टम में, मीडिया सिस्टम में बैठने वाले जातिवादी जो एंकर है ना, वो आपको ऐसे साइड करेंगे। आप भक्ति कर लो, आप उनके पैर पड़ लो, आप कुछ भी कर लो, कुर्सी भले पॉलिटिकल कुर्सी बदल जाए भले, लेकिन मीडिया वाले अपनी कुर्सी हमेशा बचा कर रखना चाहेंगे।